तो आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को जो है आप देख पा रहे हो एमपीसी लिखा हुआ है और सीमांत बचत प्रवृत्ति को एमपीएस से मेंशन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपका प्रश्न में कब क्या पूछे कोई नहीं जानता, लेकिन एकदम श्योर सेकंड रहता है कि 5 नंबर का 12 क्लास में यहाँ से एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। और अगर एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता तो एकदम दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद आपसे या तो एमपीसी पूछ दे या एमपीएस पूछेगा तो माइनस कर दीजिएगा और कुछ करना नहीं है। ये तीनों फॉर्मूला एक ही है, केवल समझ का खेल है। आप 12 में तो निश्चित आपका दिमाग काम कर रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए कि एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस होगा। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या है तो आपको बोलना होगा 1 माइनस एमपीएस यानी 1 माइनस सीमांत बचत प्रवृत्ति। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगर पूछ दे सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या होता है तो आप बताइएगा कि 1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसमें कहीं भी कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला बचत है यानी जहां पे सी लिखा रहेगा वो बचत हो जाएगा, सी रहेगा तो उपभोग हो जाएगा और एस रहेगा तो आपका सेविंग हो जाएगा, बचत हो जाएगा। चलिए एमपीसी जो होता है देखिए आप लोगों के लिए रेड से लिख दिया है। इसका फॉर्मूला अगर एमपीसी निकालने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा सी बाई लैम्डा वाई, और अगर एमपीएस निकालने बोलेगा तो लैम्डा एस बाई लैम्डा वाई। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इसको हम चर्चा करेंगे आगे। पहले आप देख लीजिए एमपीसी का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 0 से अधिक और 1 से कम रहेगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 0 से अधिक और 1 से कम रहेगा तब आपका एमपीसी होगा। और एमपीएस का मान जो निकलेगा वो भी क्या होगा, 0 से अधिक और 1 से कम होगा। ये एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए बढ़िया से। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एमपीसी और एमपीएस का जो लिखा हुआ है, एमपीसी एमपीएस यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है। उन्हीं संबंधों पे अभी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आ रहा होगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग कैसे समझे और सीमांत बचत प्रवृत्ति को कैसे समझे। प्रश्न तो आपका यही मन में चल रहा होगा क्योंकि एमपीसी और एमपीएस एकदम निश्चित तौर पे आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, जैक बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से उससे मतलब नहीं होता है। एमपीसी और एमपीएस से एकदम निश्चित तौर पे क्वेश्चन आपका रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल भी आपका एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माना कि किसी व्यक्ति की मासिक आय, उसका मासिक आय जो है वो मान लीजिए वाई का जो है 10 लाख रुपया है। अब उसमें क्या करता है, कंज्यूम करता है यानी 6 लाख रुपया वो खर्च करता है। तो जब 10 लाख रुपया कोई व्यक्ति कमाता है और 6 लाख रुपया कंज्यूम कर देता है यानी खर्च कर देता है तो उसके पास बचत क्या है, 4 लाख रुपया है। यानी आप कह सकते हैं कि 10 लाख रुपया अगर कोई व्यक्ति कमाता है और 6 लाख खर्च करता है तो खर्च का जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा। तो खर्च का अगर परसेंटेज पूछा जाए तो 60% हो सकता है। सेविंग यानी बचत की जो परसेंटेज होगा वो 4 लाख हो जाएगा। एकदम सीधा सीधी है, कहीं कोई सवाल मन में नहीं आ रहा होगा। अब उसी कंडीशन को जब सेकेंड फेज में बढ़ते हैं हम लोग तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय में अगर वृद्धि हो जाता है। ये पहले उसका मासिक आय था जो विदाउट वृद्धि था 10 लाख रुपया था, लेकिन आय में जिससे वृद्धि हुआ तो उसी व्यक्ति का आय में वृद्धि कितना हो गया, 40 लाख हो गया, यानी 4 गुना उसका आय में वृद्धि होता है। अब वहां कंज्यूम जो है वो क्या कर रहा है, 10 लाख रुपया कर रहा है। यानी अगर 40 लाख रुपया उसका आय है तो उसका खर्च का जो परसेंटेज हुआ कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और 25% उसका खर्च हो गया 25%, तो अब जो सेविंग हुआ बचा जो है वो देख लीजिए 30 लाख है, यानी 75% का बचत होता है। और ऊपर वाला में क्या हुआ था, 4 लाख, यानी आप बोल सकते हैं कि 40%, और यहाँ कितना बचत रहा, 75% होगा। ठीक है, अब यही चीज को जो है आपको समझाना है कि इसके बीच में क्या संबंध है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को कैसे निकाला जाता है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को जो निकाला जाता है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इक्वल टू लैम्डा सी बाई लैम्डा वाई। अब लैम्डा का जो प्रयोग होता है वो क्यों होता है ना।
अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न में आते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, क्योंकि आपका जो ये वीडियो तैयार हो रहा है परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम चलते हैं एमपीसी। एमपीसी अगर आपको निकालना है, एमपीसी निकालना है तो क्या कीजिएगा आप, लैम्डा कीजिए। लैम्डा करने के बाद आपको क्या करना है, लैम्डा करने के बाद आपको सी कर देना है, लैम्डा सी बाई लैम्डा वाई। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा होगा कि लैम्डा का प्रयोग क्यों किया गया, कंज्यूम में लैम्डा का प्रयोग क्यों हुआ है और आई में भी लैम्डा का प्रयोग क्यों हुआ है। और देखिए लैम्डा का अगर दिया गया है तो ये बताता है किसी भी चीज में परिवर्तन। कंज्यूम है, कंज्यूम में क्या है, खर्च है ना, तो खर्च में परिवर्तन। अब परिवर्तन जो होता है वो किस आधार पर हो सकता है, आपसे कह तो नहीं रहा कि अधिक होना, आपसे ये भी नहीं कह रहा कि कम होना, यानी जब परिवर्तन होगा तो परिवर्तन या तो अधिक हो सकता है या तो फिर कम हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से लैम्डा वाई का भी मतलब हुआ उसका आय जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, परिवर्तन इसी सेंस में प्रयोग होता है। तो लैम्डा सी बाई लैम्डा वाई। अब आपके मन में चल रहा होगा कि लैम्डा सी सर कैसे निकाला जाए, लैम्डा सी कैसे निकलेगा। बहुत अच्छा, यहाँ पे एकदम समझने वाला चीज है। लैम्डा सी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो है निकाला कैसे जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लैम्डा सी निकाला जाएगा ये बता तो रहे हम, लेकिन आपको इस एग्जाम्पल से ही हम लगभग बता चुके थे। अब बता कैसे चुके हैं उसको समझिए थोड़ा सा। लैम्डा सी का जो वैल्यू होता है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो हम लोग का खर्च आय है 10 लाख रुपया, उसमें आपका कीजिए 6 लाख रुपया जो है कंज्यूम किए हैं, उस कंज्यूम को हटा दीजिए। अब उसके बाद जो अमाउंट बचता है 4 लाख, वो मेरा लैम्डा सी हो जाएगा। अब उसी प्रकार से लैम्डा वाई। अब लैम्डा वाई कैसे निकलेगा, तो लैम्डा वाई निकालना बहुत आसान हो जाएगा। लैम्डा वाई कैसे निकालेगा, बस जस्ट यहाँ पे, यानी 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपया में अगर हम लोग 10 लाख को माइनस कर देते हैं तब हमारा जो 30 लाख बचेगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई हो जाएगा। कहीं कोई इश्यू नहीं होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी किया हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ परीक्षा हॉल में हमको भाई सामने करना होगा, कैसे समझेंगे। तो सीधा सीधी है कि अब जो हम लिखे थे लैम्डा सी, ध्यान दीजिएगा एमपीसी जब निकाल रहे हैं तो लैम्डा सी फॉर्मूला था, लैम्डा सी का वैल्यू है 4 लाख, 4 ऊपर कर देंगे और लैम्डा वाई है, लैम्डा वाई का मान 30 है, 30 से भागा कर देंगे। अब इसके बाद जो आपको प्राप्त होगा वही आपका एमपीसी हो जाएगा। अब जब इसको भागा देते हैं 4 को 30 में तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आखिर कैसे भागा दिया गया। ठीक है, अब इसको सीधा सीधा करते हैं। अगर ये करता है तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 15 आ गया, 2/15 हो गया। अब 2/15 को भागा देना थोड़ा सा सरल हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। भागा यहीं पे दे लेते हैं, 2 को 15 में भागा देंगे तो नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, 15 कम 15, अब आपका 5 घट के आएगा 0, 15 तिया 45, 15 तिया 45, फिर 5 आएगा, फिर पॉइंट से 0 लेंगे तो 15 तिया 45। अब ये रिपीट होते रहेगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सीधा सीधे 1.13 आप लिख दीजिए, 0.13 आ गया एमपीसी। अब ये आ गया आपका उपभोग क्या प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आ गया। अब इसका अगर परसेंटेज पूछे तो इसका परसेंटेज अगर पूछता है तो आप कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है, 13 है तो यही हो जाएगा आपका परसेंटेज भी 13%। जब निकालिएगा तो 13/100 गुना 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 13% आ जाएगा, यानी प्रतिशत 13। अब एक चीज आपको बताए थे कि एमपीसी का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। आप देखिए 0.3 जो है वो 0 से अधिक हुआ और 1 से कम हुआ, यानी सारा जो निचोड़ है आपको यहीं पे दे दिया गया है, इसको आप पकड़ लीजिएगा तो निश्चित आप नंबर उठा लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन चीजों को तो आपको समझना होगा। अब ये मेरा एमपीसी उपभोग प्रवृत्ति निकल गया। उपभोग प्रवृत्ति निकालना बहुत आसान था, हमको करना क्या है, तब हमको यही करना है कि जो व्यक्ति का आय था उस आय पर जो वो खर्च किया और करने के बाद उसको जो बचा, तो आय वृद्धि के बाद वो परिवर्तन क्या हुआ, उन दोनों का परिवर्तनों के संबंधों को बताना ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति। एमपीसी जो निकाला गया
उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 4/30 जो दिया हुआ था, आप देखिए 4/30 जो था, इसको आप काट भी सकते हैं, नहीं तो भागा दे सकते हैं। भागा कर देते हैं तो छोटा अंक मिलेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगा। लेकिन वायदे में आप चाहते कि नहीं हम 4 को 30 से भागा दें, तो बिल्कुल आप 30 को बाहर कर लीजिए, 4 को अंदर कर लीजिए, भागा दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक बात बताया गया था, क्या थोड़ा देर पहले हम आपको बता चुके थे कि एमपीसी का जो मान होता है वो क्या होगा, 0 से अधिक होगा। और यहाँ पे सी है ना, एमपीसी निकाल रहे हैं ना, सी कंज्यूम जो होगा वो 1 के अंदर में होगा, यानी 0 से 1 के बीच में होगा। अब हम लोग अपने मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है हम लोग का सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति को जो है यहीं पे बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप समझ जाइएगा, देखिए एमपीसी बराबर लैम्डा, ठीक है, लैम्डा दे दिए। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, एस, लैम्डा एस बाई लैम्डा बाई, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक बात सोच सकते हैं कि एमपीसी होगा सीमांत बचत प्रवृत्ति, यानी कहा जा सकता है कि जब मनुष्य का एक प्रवृत्ति देखा जाता है, प्रवृत्ति क्या देखा जाता है कि अगर उनका आय में वृद्धि होता है, तो अगर आय में वृद्धि होता है और सीमित मात्रा में वृद्धि है, तो आप भली भांति परिचित होंगे कि उसका खर्च भी बढ़ जाता है। जो पहला कंसेप्ट से समझ में आ रहा था कि 10 लाख रुपया था, 6 लाख बेचारा खर्च कर देता था और 4 लाख बचता था। लेकिन जैसे उसका आय में उसके सोच के अनुरूप वृद्धि हो गया, सोच के अनुरूप, उतना सोचा भी नहीं था, और वृद्धि जो है 40 लाख के पास हो गया, वृद्धि 40 लाख रुपया हो गया, 10 लाख से 40 लाख हो गया। अब यहां क्या हुआ कि अब मनुष्य का जो खर्च का लिमिट था, जब अचानक से वृद्धि बहुत अधिक होता है तो खर्च भी अचानक से वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि वृद्धि तब अधिक होता है जब वो आय कर रहा था शुरुआती दौर में, तब उसमें उसका कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो उसके मन में आ रहा था और उन सारी चीजों को खरीदना शुरू करता है। तो निश्चित तौर पर जब शुरुआती दौर में कोई व्यक्ति खरीद लेता है तो आगे जो है उसका खर्च क्या होगा, वो एक दायरे में होता है, एक सीमित मात्रा में हो जाता है, जो उसको जेन्युइन यानी जरूरत का चीज होगा उस पर वो खर्च करता है। तो आप देख रहे होंगे कि पहला कंडीशन में 10 लाख जब आया था उसका तो 6 लाख खर्च था, लेकिन दूसरे कंडीशन में आप देख रहे हैं कि 40 लाख रुपया आय हुआ तो उसका खर्च मात्र 10 लाख है, यानी अब उसकी बचत प्रवृत्ति जो है वो बढ़ गई है। तब आपको ये मैंने डाटा से एकदम स्पष्ट पता चल रहा होगा कि अचानक से उसका 40 लाख जब आय में वृद्धि हो गया है तो उसका कंज्यूम क्या हो गया, 10 लाख हो गया, यानी खर्च 10 लाख हुआ और बचत जो है उसका 30 लाख हो गया। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं आ रहा होगा आपको मन में। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाए। तो यहाँ देखिए साफा साफा लिखा हुआ एमपीसी इक्वल टू लैम्डा एस। अब यहां बताना ये भी चाह रहा है कि लैम्डा एस इक्वल टू यानी उसकी बचत में परिवर्तन आया, यानी किसी व्यक्ति के बचत में परिवर्तन को आना दर्शाता है। और किसी व्यक्ति के बचत में परिवर्तन को हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, अब वहां पे थोड़ा सा चलते हैं। पहला कंडीशन में 4 लाख रुपया वो बचा रहा था, अब 4 लाख रुपया। अब दूसरे कंडीशन में क्या हो, 30 लाख बचा रहा था। अब पहला कंडीशन में 10 लाख में वो 4 ही लाख बचा पा रहा था, लेकिन दूसरे कंडीशन में 40 में वो 30 लाख बचा रहा है, प्रतिशत वृद्धि भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य के आय में वृद्धि होने के बाद और पहले जो उसका बचत था, उन बचत के आपस के संबंध को हम लोग लैम्डा एस से मेंशन करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे नीचे का जो लाइन है मेरा लैम्डा वाई, यानी उसका आय जो था वो पहले 10 लाख था, अब जो है वो 40 लाख पे आ गया। जब 40 लाख पे आ गया यानी 10 लाख से वो 40 लाख पे आ गया, तो इसके बीच का जो संबंध स्थापित होगा, यानी आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का आय में कितना वृद्धि हुआ या कितना कमी आया,
जब ऐसे बातों का चर्चा की जाती है तो हम लोग लैम्डा वाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लैम्डा वाई लिखा हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब आप स्पष्ट बता सकते हैं कि लैम्डा एस इक्वल टू हो गया किसी व्यक्ति के बचत में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार से लैम्डा वाई जो है वो उस व्यक्ति के आय में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। और ये परिवर्तन दो कंडीशनों में हो सकता है, या तो बढ़ सकता है नहीं तो घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लैम्डा एस निकालते हैं। लैम्डा एस कैसे निकलेगा? अब इसके लिए लैम्डा एस इक्वल टू हम कर सकते हैं, देखिए एस बोल रहा हूं तो यहां पे क्या है 4 लाख रुपया है और दूसरे कंडीशन में 30 लाख है। यानी जब पहले दूसरा कंडीशन में 30 लाख का बचत हो रहा था और दूसरा कंडीशन में 4 लाख का बचत हो रहा था, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 26 लाख का डिफरेंस आया, ये उसका क्या होगा? ये उसका लैम्डा एस हो गया, यानी परिवर्तन हुआ। 26 लाख का परिवर्तन हो गया, रुपीस में कर देते हैं इसको, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए और जो है ये मेरा 26 लाख जो हुआ लैम्डा एस को प्रदर्शित किया, यानी इसमें परिवर्तन आया। पहला केस और दूसरे केस में दोनों में परिवर्तन आया, यानी इसको आप गलती से 24 नहीं समझ लेगा तो फिर पूरा हिसाब हो जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर दे रहे हैं तब आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, रुपीस का मार्का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या? अब हम लोग निकालते हैं लैम्डा वाई। प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल इजी आसान तरीका से समझाएं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बच रहा है कि आप इसको रिपीट करके दोबारा देख पाइए। बस एक सरसरी नजर में इस वीडियो को देख लेना है और नंबर उठा लेना है। अब हम लोगों का बात है लैम्डा वाई। लैम्डा वाई को हम लोग जो मेंशन करेंगे वो कैसे करेंगे? तो देखिए पहले उसका आय जो था वो 10 लाख था, बाद में उसका आय 40 लाख हो गया, यानी आय में वृद्धि हो गया। अब आय में वृद्धि हो गया तो लैम्डा वाई किस चीज को प्रदर्शित करेगी? लैम्डा वाई प्रदर्शित करेगी कि जब किसी व्यक्ति के आय में वृद्धि होता है या कमी आता है, यही बात हो रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 40, देखिए पहले रुपीज का सैंपल मार देते हैं। 40 लाख माइनस कितना 10 लाख, अब इसका अंतर क्या आएगा 30 लाख है ना, इसका अंतर जो है 30 लाख आएगा। ठीक है, अब आपका लैम्डा एस जो है 26 लाख आ गया और लैम्डा वाई जो है 30 लाख आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको फॉर्मूला में बैठा देंगे, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, लैम्डा एस 26 है, 26 ऊपर बैठाएंगे और लैम्डा जो है वाई आपका 30 है, 30 को नीचे बैठा देंगे। अब करना क्या है, छोटा सा काम है। अब आप उसको आपस में भागा दे दीजिए। किसको? तो 30 को 26 में भागा दे देंगे, अपॉन देंगे 0। ठीक है, तो 9 बार में जाकर 9 3 27, तो 9 3 27 तो नहीं जाएगा, 9 3 27 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? फिर 8 से करेंगे, 8 3 24 240, 6 में से 4 गया 2 कट गया। ठीक है, 20 आया, अपॉन 0 ले लेंगे। अब क्या होगा 6 3 18, 6 3 18, फिर देखिए आप 20 आ रहा है, बार बार आएगा, रिपीट होता रहेगा। अब रिपीट होगा तो होने दीजिए, उससे हम लोग क्या लेंगे? हम लोग चलेंगे सीधे 0.86, यानी ये जो परिवर्तन हुआ कितना हो गया 0.86। फिर से आप समझिए इस बात को कि एमपीसी जो होता है वो क्या होता है, सॉरी दोनों एक ही लिखा है ना, एमपीसी एमपीएस होगा, सॉरी एमपीएस जो होगा वो क्या होगा? एमपीएस होगा 0 से अधिक और 1 से कम, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए 0.86, 1 से कम आया, 1 से कम आया तो हम लोग चलेंगे 0.86 में। ठीक है, अब 0.86 तो आ गया, लेकिन अगर प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? प्रतिशत में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो अभी थोड़ा पहले इसके लिए सिखाया था आपको 86%, यानी 86%। 0.86 क्या हुआ? ये उसका आय यानी बचत और आय में हुए परिवर्तन को दर्शा रहा है, यानी किसी उपभोक्ता के जो आय था यानी जो उसका बचत था उसको आय से हम लोग भाग दे दिए, भाग देने के बाद हमारे पास जो आता है, जो रिजल्ट में आया वो किस चीज को प्रदर्शन किया? सीमांत बचत प्रवृत्ति को किया।
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे घटाकर कैसे आएगा, कौन सा मान होगा वो आपको यहाँ दिखाया गया है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, जबकि संबंध के लिए आपको हम यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं एमपीएस प्लस एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस खत्म, क्योंकि हमारा नंबर यहीं से पूछने वाला है। अब दो कंसेप्ट को हम क्लियर कर लिए, एमपीसी और एमपीएस को। एमपीसी और एमपीएस जो निकाला गया है वो एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से निकाला गया, क्योंकि उसको आप बहुत सरल सहज तरीका से समझ सके। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच का संबंध, इन दोनों के बीच के संबंध को प्रदर्शन करने के लिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं। क्या बताए थे? देखिए बताए थे यही आपको कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 है। अब अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एमपीसी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 में माइनस एमपीएस कर देंगे तो हमारा एमपीसी निकल जाएगा। यानी एमपीसी देख लीजिए वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब अगर एमपीएस निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, 1 में एमपीसी कर देंगे। यानी आप क्या समझ में आया आपको, एकदम स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, 1 के बराबर होता है। यानी जो इसका इसमें जो परिवर्तन हुआ होगा, यानी जो उसका कंज्यूम जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी जो उसका उपभोग करने का जो तरीका होगा, जो खर्च किया होगा और जो बचाया होगा, वो दोनों एक दूसरे का ऐसा पूरक होगा ताकि हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो दोनों का मान 1 आ जाएगा। अब सपोज इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे, यही सेम क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए फिर एमपीसी क्या होगा या एमपीएस क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर कर दे तो सबसे बड़ी बात है तभी ना आप निकाल पाइएगा जब आपको एमपीसी या एमपीएस मालूम रहेगा। अगर आपको एमपीसी मालूम रहेगा तब आप एमपीएस निकाल सकते हैं, अगर आपको एमपीएस मालूम है तो आप एमपीसी निकाल सकते हैं। कोई एक मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होगा तो सबसे पहला काम मेरा होगा पहले हम एमपीसी निकालेंगे, फिर एमपीएस निकालेंगे, उसके बाद दोनों को चेक कर लेंगे। यानी इसके संबंध को बताया जाएगा। तो दोनों का संबंध हम है कि जो उपभोग का प्रवृत्ति होगा यानी कंज्यूम जो करेगा और उसमें जो सेव करेगा, यानी जो उसका खर्च होगा और जो बचत होगा, उन दोनों का योग 1 के बराबर होगा। यही इसमें समझाना है। अब इसको समझाना तो देखिए अभी आपका कुछ देर पहले अभी हम लोग सॉल्व किए यहाँ पे, तो 26 को 30 से भागा दिए तो 0.86 आया। अब ये एक ऐसा संख्या है जो रिपीटेड संख्या होता है, एकदम इसको दिमाग में रखिएगा। आपको 12th क्लास का बच्चा है तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए। अगर रिपीटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, रिपीटेड अंक आता है मोर देन 5, दूसरा अंक जो है 5 से अधिक अगर रिपीटेड में आता है तो एक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी आपका जो 86 हुआ वो बदल के कितना हो जाएगा, 87%, 0.87 होगा। अब 0.87 होगा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 87% कर देंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है, रिपीटेड अंक जितना रहता है उसके हिसाब से जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.87 हो गया और यहाँ पे 0.13 था। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा थोड़ा देखते हैं। एमपीसी का मान मेरा जो है वो 0.13 आया प्लस, ध्यान दीजिएगा अब हमको बोलते हैं एमपीएस का मान बैठाइए। एमपीएस का मान हमारा कितना आया है तो 0.87 आया है, 0.87 आया है। अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, यानी 87, 3, 90, 10, 100, यानी 1.00। आएगा तो 1 के बाद दशमलव बैठाना था। यानी हम कह सकते हैं कि हाँ एमपीसी यानी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों का सम जो होगा वो 1 के बराबर होता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप एमपीसी निकालो, आपसे अगर एमपीसी बोले कि निकालो, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे एमपीएस यानी आपको हर हाल में एमपीएस का मान चाहिए। आप देखिए एमपीएस का मान यहाँ पे निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है
0.87 निकला हुआ है, 0.87। अब एक में अगर 0.87 को घटा देते हैं तो 0.13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एमपीसी आ गया। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, हम लोग एमपीसी निकाल लिए, तो एमपीसी निकाल लेते एक बार क्या करें, एमपीएस को निकाल देते हैं। अब एमपीएस को जो है यहीं पे निकाल देते हैं, एकदम छोटा सा है, एकदम देख लीजिए एमपीएस, इसमें भी 1 माइनस एमपीसी। अब 1 में होंगे, एमपीसी का वैल्यू क्या है, एमपीसी का वैल्यू आप देखिए 0.13 आया है, 0.13 आया था। अब 1 रुपया में यानी एक में 13 पैसा यानी 130 पैसा घटा दे रहे हैं, 100 पैसा में 130 पैसा घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 87 पैसा। अब यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट तरीका में बहुत कम समय लेकर मेरा मोटो था, मेरा सोच था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के बारे में आपको समझा दे, किस प्रकार से निकलता है और इसके बीच में क्या संबंध है उसको बता दिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो वैल्यू होगा वो 0 से अधिक और 1 से कम, एमपीएस का भी जो मान होगा वो 0 से अधिक और 1 से कम होगा, जैसा कि आप आंसर में देख रहे होंगे। आई होप, आशा करते हैं कि इससे संबंधित किसी भी प्रश्नों को आप मिस्टेक नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रश्न जो अगर आता है एग्जाम में तो आप इसका फुल मार्क्स उठाइएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाए।